एवरीवन, माय क्यूट लिटिल वांगशन फैमिली, हम द अनटोल्ड स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। भूषण जो अपने बच्चों की ओर देख रहा था, उसने अपने मन में सोचा, अब जब दुश्मन को पकड़ लिया गया है तो मैं इस अवधि के दौरान निश्चित रह सकता हूँ और अपने बच्चे के साथ अकेले समय का आनंद ले सकता हूँ। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मैं अपनी सतर्कता कम कर दूंगा, कम से कम तब नहीं जब तक सभी दोषियों को सजा नहीं मिल जाती। एक विशेष दिल की जांच की कि उसके बच्चे की उस दिल है या नहीं। उसने देखा कि उस बच्चे की जांघ में कोई दिल नहीं है जो कि युवान के जांघ में था। उसने अपने मन में कहा, ये मेरा लान युवान नहीं है। उसे थोड़ी निराशा महसूस हुई। उसने अपने मन में कहा, शायद वो बाद में आएगा। फाइनली उसके पास अब उसके गगा और सीढ़ियाँ होंगी। वहीं वांगजी आया और उसने कहा, मुझे माफ़ करना आई, मैं बिना वजह तुम पर चिल्ला रहा था। मैं बहुत गुस्से में था और परिणाम के बारे में नहीं सोच पाया। मैं कल रात की घटना के संबंध में अदालत में बात आगे बढ़ाऊंगा, लेकिन जब तक तुम अदालत में उपस्थित होने लायक स्वस्थ नहीं हो जाते तब तक मैं फैसले को टाल दूंगा। किंग ने नोट किया। वीन को ध्यान रखने के लिए कहकर वांगजी अपने शिकार की देखभाल के लिए वह स्थान छोड़कर चला गया। वहीं वीन कुछ देर तक अपने बच्चों के साथ खेलता रहा। वांगजी के जाने के बाद दादी ने लान परिवार में अपने परपोते परपोतियों से मिलने आई और उनके साथ कुछ समय बिताया। उन्होंने वीन को और वहां उपस्थित नौकरानियों को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए इस बारे में कुछ सलाह दी। उन्होंने कहा, जैसा कि मैंने उम्मीद की थी, ये दोनों बच्चे बहुत सुंदर हैं। वहीं इस दौरान रॉयल कोर्ट में वांगजी अपनी सीट से खड़ा हुआ और उसने कहा, सम्राट, मुझे पता है कि हर कोई उत्तराधिकारियों के आगमन का जश्न मना रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप सभी को कल रात मेरी पत्नी पर हुई हत्या के प्रयास के बारे में पता चले। वहीं सम्राट लान चौंकते हुए बोले, वीन पर हमला? सभी मंत्री एकदम हैरान थे। वांगजी ने कहा, हाँ, यह अच्छा हुआ कि मैंने पहले ही संदिग्धों पर नजर रखी और उन्हें मेरी पत्नी या बच्चे को नुकसान पहुंचाने से पहले ही रंगे हाथों पकड़ लिया। तभी लान कुरैन ने अपनी क्रोधित और गंभीर आवाज में कहा, वह गद्दार कौन है जिसने महल के भीतर राजद्रोह का प्रयास करने का साहस किया? यह हमारी सुरक्षा व्यवस्था के बारे में क्या कहता है? अगर साम्राज्य की रानी महल के भीतर भी सुरक्षित नहीं रह सकती तो हमारे लोग अपनी सुरक्षा के लिए हम पर कैसे भरोसा कर सकते हैं? तो वांगजी ने कहा, सम्राट, यह कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो हमारे दुश्मनों के लिए काम कर रहा था, बल्कि यह काम तो वह व्यक्ति कर रहा था जो हमारा मित्र होने का दिखावा कर रहा था। सभी मंत्री बहुत क्यूरियस थे यह जानने के लिए कि आखिर वो कौन है। तभी सम्राट ने पूछा, वो कौन है लान वांगजी? लान वांगजी ने बहुत ही कामली उत्तर दिया, रानी हुई, यह वही है जिसने यह साजिश रची। न केवल यह घटना बल्कि महारानी के लिए भोजन में जहर डालना और वीन पर पहले किया गया हमला, सब कुछ उनके द्वारा सटीक रूप से योजनाबद्ध किया गया था। सभी मंत्री इस नई जानकारी से चौंक गए और वो आपस में ही विस्तार करने लगे। वहीं सम्राट कुरैन ने अपने मन में कहा, मैं वास्तव में वीन की माँ से किया हुआ वादा पूरा नहीं कर सका। मैं अपराधी को पहले पकड़ने में असफल रहा और उसकी जान जोखिम में डाल दी। वहीं वांगजी ने गार्ड को इशारा किया और वो शाही दरबार के बाहर बंद व्यक्ति को अंदर लेकर आ गए। रॉयल रक्षक रसोई की मुख्य नौकरानी चुनहुआ को अपने साथ लेकर आए। चुनहुआ ने सिंहासन के सामने अब फर्श पर अपने घुटनों पर बैठ गई। वांगजी ने चुनहुआ की ओर देखा और कहा, सम्राट, इसने अपना अपराध कबूल कर लिया है और इस समय यूनही की संलिप्तता भी स्वीकार कर ली है। वहीं चुनहुआ ने महारानी को जहर देने और वीन के गर्भवती होने पर उसके साथ के किए गए प्रयासों के बारे में सब कुछ कबूल कर लिया। सम्राट और मंत्रियों की स्वीकारोक्ति स्वीकार कर ली और अभियुक्त के पक्ष में निर्णय सुनाने के लिए तैयार थे। तभी वांगजी ने पुनः हस्तक्षेप किया और कहा, एक बात और सम्राट। उसने चुनहुआ को जानलेवा आभा से और ठंडी निगाहों से देखा।
चुनू बहुत डर गई और उसने कहना स्टार्ट किया, वो वह 3 साल पहले महारानी की मुख्यदासी में मेरे पास आई और कुछ दवा दी और मुझे हर दिन क्वीन विंग के भोजन में मिलाने के लिए कहा। शुरू में तो मैंने इसे स्वीकार नहीं किया, लेकिन बाद में उन्होंने मुझे मेरे बच्चे के इलाज के लिए पैसे देने की पेशकश की और मैं इसे मना नहीं कर सकी, इसीलिए मैंने इसे स्वीकार कर लिया। उसके बाद मुझे पता चला कि दवा रानी विंग को गर्भवती होने से रोकने के लिए थी। वही सारे मंत्री एकदम हैरान थे। इस बात से मैडम लान भी बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गई थी। पर लान कुरैन ने ये बात सुनते ही तुरंत अपनी पत्नी की ओर देखा। मैडम लान ने तुरंत अपना सर ना में हिलाया। वो ऐसा कह रही थी कि जैसा वो इस बारे में कुछ नहीं जानती। वहीं लान कुरैन की अभिव्यक्ति और भी ज़्यादा गंभीर हो गई। उसने अपने मन में सोचा, भले ही वह सीधे तौर पर इसमें शामिल ना हो, यह उसकी वजह से ही था कि वे आसानी से महल में प्रवेश कर सके। यह उसकी वजह से ही था कि उसे शाही परिवार के सदस्य के खिलाफ ऐसा करने को प्रोत्साहन मिला। यह मेनशिया को अपनी बहू के रूप में लाने के लिए उसकी इच्छा के कारण था। अगर ये इस तरह की बातें करने के लिए अति आत्मविश्वासी हो गए, वे बिना किसी डर के सम्राट और किंग के खिलाफ जा सकते थे। अब तक सम्राट और महारानी के बीच सम्मान का रिश्ता था, जो सम्राट एक पत्नी और महारानी के रूप में उसके प्रति रखता था। लेकिन अब वे अपने स्वार्थ के कारण दोनों ही रूपों में अपनी योग्यता खो चुकी हैं। तभी वांगजी ने कहा, सम्राट, मैं नहीं चाहता था कि इसे तुरंत फांसी की सजा दी जाए। मैं चाहता हूँ कि वह हर दिन असहनीय दर्द के साथ जिए और धीरे धीरे मर जाए। मैं विंग की मौजूदगी में उसका फैसला सुनना चाहता हूँ। जिस व्यक्ति को यह सब सहना पड़ा वह मेरी पत्नी है। मैं कुछ भी करने से पहले उसकी राय लेना चाहता हूँ। लानपुरन ने नोट किया और अपना फैसला सुनाया कि विंग ही उसकी सजा तय करेगा। चूँकि इस चौंकाने वाली घटना के बाद अब कोई भी अदालती कार्रवाई आगे बढ़ाने के मूड में नहीं था, इसीलिए सम्राट ने लंबित अदालत कार्रवाई को अगले दिन स्थगित कर दिया। वहीं विंग शाही अदालत की कार्रवाई को सुना और ये कहा भरी। विंग ने रसोई की नौकरानी चुनहुआ की जान केवल सबूत के तौर पर बख्शी, अन्यथा जब बात उसके जन्मे बच्चे की हो तो माफ़ी के लिए कोई जगह नहीं है। वहीं मिंजी को अपनी यह सच्चाई जानने के बाद अपनी क्वीन के लिए बहुत दुख हुआ। यही हाल यूरी का भी था। वहीं वांगजी विंग और अपने बच्चों का हालचाल जानने के लिए वहां आया और उनके साथ खेलने लगा। विंग ने कुछ देर बाद उन्हें सुला दिया तो वांगजी ने पूछा, क्या मैं पालने यहाँ लाऊं? विंग उसने अपना सिर हिलाया और उसने कहा, नामकरण संस्कार के बाद हम इन्हें पालने में रखेंगे। वहाँ एक शाही नौकरानी आई और उसने कहा, किंग, क्वीन ने आपको अपने एक अध्ययन कक्ष में बुलाया है। वांगजी ने कहा, ठीक है, तुम जाओ, तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं है। वो क्रोधित हुआ और उसने विंग की ओर देखते हुए कहा, अभी तो कोर्ट का काम खत्म हुआ है, उन्होंने फिर से मुझे क्यों बुलाया? तभी विंग ने कहा, शायद उन्हें कोई ज़रूरी काम हो, जाओ और जांच करो। वांगजी ने नोट किया और बोला, तुम आराम करो, मैं जल्दी वापस आऊँगा। विंग ने नोट किया तो वांगजी उठकर विंग के कमरे से बाहर चला गया। इधर वांगजी अपने पिता के अध्ययन कक्ष में प्रवेश किया और कहा, पिताजी, आपने अचानक मुझे क्यों बुलाया? सम्राट कुरन ने यू शहर के गवर्नर द्वारा भेजा हुआ संदेश दिखाया और खुश आवाज में होते कहा, लंजा, मेरी पोती और परपोती सचमुच धन धान्य की देवी है। शाही पुजारी की भविष्यवाणी बिल्कुल सही है। वहीं वांगजी ने आश्चर्यचकित होते हुए कहा, यून शहर में सोने की खान मिली है? लान कुरैन ने नोट किया और कहा, हाँ, इससे आने वाले दशकों के लिए हमारा खजाना भरा जा सकता है और हम अपने लोगों पर कम कर लगा सकते हैं। वांगजी ने नोट किया। तभी रॉयल रक्षक आया और अपनी गंभीर आवाज़ में बोला, सम्राट, किंग, हम पर हमला होने वाला है। सम्राट एकदम शॉक्ड हो गए। सम्राट ने तुरंत दूसरे गार्ड को बुलाया और उसे आदेश दिया कि तुरंत मंत्रियों, सेनापति और आपातकालीन स्थिति में न्यायालय को बुलाए। रॉयल गार्ड ने वो किया और संदेश देने के लिए तुरंत निकल गया।
तभी सम्राट खुरन ने वांगजी से कहा, लंजा, आपको क्या लगता है हमें क्या करना चाहिए? तभी वांगजी ने कहा, पिताजी, मुझे युद्ध की उम्मीद थी, लेकिन यह इतनी जल्दी हो जाएगा इसकी उम्मीद नहीं थी। जब मैं रानी उन्हीं को पकड़ने के लिए तैयार कर रहा था तो मुझे उम्मीद थी कि उसका पति हम पर हमला करेगा, लेकिन मैं उलझन में हूँ क्योंकि उसके पास इतनी हिम्मत नहीं कि वह अकेले इतनी जल्दी हम पर युद्ध की घोषणा कर सके। इसीलिए मुझे लगता है कि कुछ और उसके सहयोगी हैं। एक अन्य गार्ड ने आकर सम्राट और वांगजी को बताया कि सेनापति तुरंत उनसे मिलने के लिए इंतजार कर रहे हैं। वांगजी ने इजाज़त दे दी। गार्ड अंदर चला और झुककर प्रणाम करते हुए बोला। तभी वांगजी ने कहा, मैंने आपसे दरबार में मिलने के लिए सोचा था कमांडर। कमांडर ने वो किया और उसके बाद बोला, जब मैं महल के अंदर दाखिल हुआ तो एक पहरेदार ने मुझे आपातकालीन बैठक के बारे में बताया। इसीलिए मैंने सोचा कि हम युद्ध की जानकारी किसी जासूस से मिली है। इसीलिए मैं अब कोर्ट तक इंतज़ार करने का समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। मैं सीधे आपके पास आया हूँ। वांगजी ने नोट किया और कहा, अपनी सीट ले। तो कमांडर अपनी सीट पर बैठ गया। तो वांगजी ने कहा, क्या तुम्हें कुछ पता चला? कमांडर ने कहना स्टार्ट किया, किंग, ये अभी भी एक अघोषित युद्ध है। हमें यह जानकारी हमारी सीमा तक पहुंचने के एक दिन पहले मिली, क्योंकि हमारा भूभाग ऐसा है क्योंकि हमारा साम्राज्य जमीन से काफ़ी ऊंचा बना हुआ है और मौसम उनके सफ़र में देरी करके हमारे पक्ष में है। अन्यथा हमें इस हमले की भनक तक नहीं लगती। मैं सिर्फ राजा युन झाओ यानी युन्ही के पति की ही नहीं बल्कि वेन रूहान, जो कि आपके मित्र निये हुसैन को पराजित नहीं होने से नहीं बचे विदेशी सैनिकों के साथ है। उन्हें पता चला कि हमने उनकी मदद की। अब वे बिना किसी पूर्व सूचना के हम पर हमला करने हमें अचंभित करने के लिए यहाँ आ गए। तो वांगजी ने कहा, वो हमसे बदला लेना चाहते हैं, क्योंकि मैं सभी राज्यों को एकजुट करने के लिए युद्ध करने जा रहा हूँ। मुझे लगता है कि हम तैयार हैं, है ना? कमांडर ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा, हाँ किंग, लेकिन हमें जल्दी वहाँ से निकल जाना चाहिए। इस तरह हम उन्हें अपने साम्राज्य की सीमा के बाहर ही रोक पाएंगे। जिन्हें आंतरिक रूप से आह भरी। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसे विंग और अपने बच्चों को छोड़कर अचानक जाना पड़ेगा, लेकिन एक राजा के रूप में उसकी कुछ जिम्मेदारियां हैं। उनका निर्वहन करना उनके परिवार उनकी दूसरी प्राथमिकता है। उनके साम्राज्य के लोगों की सुरक्षा उसकी पहली प्राथमिकता है। उसने नोट किया और सेनापति की ओर देखते हुए कहा, हम मंत्रियों और अन्य कमांडरों के साथ आपातकालीन बैठक में 2 घंटे बाद चले जाएंगे। आप सेना तैयार करें। कमांडर ने कहा, यह श्योर हighness। तभी वांगजी ने कहा, कमांडर, मुझे ऐसा लग रहा है हम यहाँ कुछ चूक रहे हैं, जैसे कि हम हमले से विचलित हो गए हैं। सेना के एक हिस्से को छोड़कर जो निये साम्राज्य भेजी गई थी, बची हुई सेना का केवल आधा हिस्सा ही ले जाओ। दूसरी तरफ से अचानक हमला होता है या विद्रोही की स्थिति का फायदा उठाना चाहते हैं तो सम्राट को यहाँ सेना के साथ साथ आपके सेकंड इन कमांड की भी ज़रूरत पड़ सकती है। तो इन चालों से बैकअप के रूप में रखते हैं। चूँकि वे पहले ही हार चुके हैं, इसीलिए उनकी संख्या कम होगी और साथ ही वो कई घायल भी होंगे। जहाँ तक मेरा अनुमान है, हुसैन को अगर इस मामले के बारे में पता चला तो वह हमारी मदद के लिए हमारी सेना भी वापस भेज देगा। मैं उसे स्थिति के बताने के लिए एक पत्र भेजूंगा। कमांडर ने नोट किया और तैयारी देखने के लिए चले गए। वांगजी और सम्राट दरबार के कई मंत्रियों के साथ कई बातों पर चर्चा की। सम्राट ने आदेशपूर्ण आवाज में कहा, कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय जिसके लिए मेरी या राजा लान वांगजी की मुहर की आवश्यकता होगी, उसे क्वीन विवुशियन द्वारा संभाला जाएगा। हर कोई जानता है कि विवुशियन साम्राज्य के समसामयिक मामलों के बारे में सब कुछ जानता था, इसीलिए किसी ने सम्राट के फैसले पर सवाल नहीं उठाया। इसके बाद सम्राट ने अपनी और वांगजी की मुहर एक राजज्ञा पारित की,
जो इस राजआज्ञा को उनकी सहमति को दर्शाती है। वांग जी अपने कक्ष में अपने कवच को पहनकर तैयार हुआ और वो विंग के कमरे में गया। उसने देखा कि विंग के पास सो रहे 2 बच्चे छोटे राजकुमार सो रहे हैं। तभी विंग ने कहा, क्या आप जा रहे हैं? वांग जी ने नोट किया। तभी विंग ने कहा, मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ और कामना करता हूँ आप विजयी होकर लौटेंगे। वांग जी ने एक बार फिर अपने बच्चों की ओर देखा और कहा, थैंक्स। वहीं विंग को वांग जी के इस व्यवहार से असहज महसूस हुआ, जैसे वो आखिरी बार उनके बच्चों को देख रहा हो। अचानक एक दस्तक सुनाई दी। जब एक नौकरानी ने बताया कि वांग जी को प्रस्थान करना पड़ेगा, फिर वे बाहर चली गई। वांग जी ने विंग की ओर देखा और उसके फोrehead पर किस कर किया और कहा, हमारी बेटी का नाम लान वाइलू रखना। यदि मैं उस समय तक वापस नहीं आ सका तो उसका नाम यही रखना। तभी विंग ने अपनी दर्द भरी आवाज के साथ कहा, लंजा। वांग जी ने विंग के गालों को सहलाया और उसके माथे पर प्यार से किस करते हुए कहा, अब मेरे जाने का समय हो गया है, अपना ख्याल रखना। मैं जानता हूँ तुम बुद्धिमानी से फैसले लोगे, लेकिन अगर ऐसी स्थिति आ तुम्हारा अधिकार कम और शक्तिहीन लगे तो उस आदेश का इस्तेमाल करना। इसका प्रयोग करने में संकोच न करना। मैं तुम्हें यह पूरा अधिकार दे रहा हूँ। और वांग जी वहाँ से चला गया। तो गाइस बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल, बाय बाय।